हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कहाँ तक, रेजिस्टेंस तक। उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि रेजिस्टेंस होता क्या है। उसमें आपको बताया गया था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो अपने में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन को अपोज करती है, ठीक है। और वो अपोजिशन आता क्यों है, वहाँ पर आपको बताया गया था ड्यू टू कोलिजन ऑफ एटम्स। वहाँ पर जो एटम्स होते हैं वो जब कोलाइड्स होते हैं किसके साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कम होती है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की स्पीड भी कम हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, कैसे है, क्यों ऐसा होता है, ये तो मुझे पता हो गया। अब आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर मींस किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम लोग आसानी से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा इसमें बताए गए सारे के सारे कॉन्सेप्ट को। तो मैंने आपको बताया कि आज का आपका टॉपिक है डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, मींस रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, वायर मींस कंडक्टर, डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। देखो इतने फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, किसके किस पे, लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, मटेरियल ऑफ द वायर, ठीक है। जिस कंडक्टर, जिस वायर की हम बात कर रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है, इस पर उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। साथ ही साथ उसका क्रॉस सेक्शन क्या, मैं बताता हूँ क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब होता क्या है स्टूडेंट्स। देखो कोई भी वायर होगा तो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा इस तरीके से, देखो ध्यान से, ठीक है। और थोड़ा सा मोटा बना के आपको दिखा दे, से ये कोई वायर है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, तो ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये देख रहे हैं ना, ये पोर्शन, इसी को एरिया क्रॉस सेक्शन कहा जाता है। कौन सा, क्रॉस सेक्शन एरिया इसी को बोला जाता है, ठीक है। कुल मिलाकर के आप इतना समझ लीजिए स्टूडेंट्स कि जिस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज़्यादा होगा वो वायर उतना ही ज़्यादा मोटा होगा, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। नंबर फर्स्ट, उस वायर या उस कंडक्टर की लेंथ पर, दूसरा उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे, तीसरा स्टूडेंट्स डिपेंड करता है उसके मटेरियल पर, ठीक है। तो अभी डिपेंड करता है, तो डिपेंडेंसी 2 तरह की होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा रिलेशन होता है। जैसे अगर हमारे पास कोई वायर है तो वायर की लेंथ ज़्यादा होने पर उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, ये बातें हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे पहले लेंथ ऑफ द वायर। ध्यान समझिए स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ द वायर मींस किस तरीके से रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप यहां पर एक लाइन में लिखेंगे पहले रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि किसी भी वायर का, देखो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर मींस किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, इसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस हम क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि हम ये लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। लेंथ को हम स्मॉल एल से या कैपिटल एक्स से दिखा दें, ये हमें एक रिलेशन मिल गया, ठीक है। तो ये बात तो अभी तक हम लोग ये जान पाए थे कि जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो लेंथ पर डिपेंड करेगी, लेकिन कैसा रिलेशन होगा, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि जो रेजिस्टेंस होगा ना वो उस वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये पता चलेगा कि भाई रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जैसे अगर किसी वायर की लेंथ डिक्रीज कराओगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेंथ को इंक्रीज कराओगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। या नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो ये हम बोल सकते हैं कि छोटा वायर जो होगा उस छोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, जबकि अगर कोई वायर बड़ा होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस क्या है, अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मींस जो छोटा वायर होगा वो अपने में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए कम अपोज कर पाएगा, जबकि जो लंबा वायर होगा उसमें अपोजिशन ज्यादा होगा। देखते स्टूडेंट्स कैसे, ध्यान समझिएगा।
देखो ये सपोज कर लीजिए कि आपके पास ये कोई वायर है, इतना बड़ा सा कोई वायर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपका जो चार्जेस हैं इसमें से आप उसको फ्लो करना है, यहाँ से होकर के यहाँ से निकलना है। आपको पता है कि जब चार्जेस के अंदर जाएंगे तो उनका एटम से क्या होता है, कोलिजन होता है। तो अब इतना सा रास्ता तय करना है, बोलो तब ज़्यादा प्रॉब्लम होगी या इसकी लेंथ को हम बढ़ा करके इतनी लंबी लेंथ कर दें तब ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सिंपल सी बात है, इतने में कोलिजन कम होगा और जब इतना मौका मिल जाएगा तो कोलिजन ज़्यादा होगा। और आपको पता है जितना ही ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ही रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, क्लियर हो गई होगी कि अगर हम किसी कंडक्टर या किसी वायर की लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पर नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है या जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पहली कंडीशन थी कि वो किस तरीके से डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड पे बात करते हैं। सेकेंड था हमारा स्टूडेंट्स क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ध्यान देना, दूसरा क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, देखो स्टूडेंट, किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो कैसे, यहाँ पर आप लिख दोगे, जानते हैं स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ a wire is inversely proportional to its cross section एरिया। ठीक है, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स आपको यहाँ पे क्या रिलेशन मिलेगा, देखो हम कह सकते हैं हेंस जो रेजिस्टेंस होगा मीन्स आर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1 एरिया को ए से दिखाएंगे, हमें रिलेशन नंबर क्या मिल गया स्टूडेंट, सेकेंड मिल गया। ठीक है, तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि किसी भी वायर का, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है मेनली। अभी इसके बारे में भी मैं बात करूंगा, मटेरियल ऑफ द वायर। अभी आप मेनली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करने की बात कर रहे थे कि लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा और क्रॉस सेक्शन एरिया पे कैसे डिपेंड करेगा। तो हमने ये देखा स्टूडेंट्स की रेजिस्टेंस जो होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मींस अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो वहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने यहाँ पर ये बताया कि क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई वायर मोटा होगा, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि वो वायर मोटा होगा। अगर वायर मोटा होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। और अगर कोई वायर पतला होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि वायर पतला होने का मतलब उसका एरिया कम होगा, एरिया कम होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसके पीछे क्या मीनिंग है मैं आपको समझाता हूं। देखो स्टूडेंट्स, सपोज कर लीजिए आपके पास एक ये पतला सा वायर है, ठीक है, इसमें से जब चार्ज फ्लो करेंगे तो इसके जो एटम्स होंगे वो काफी पास होंगे, और जब काफी पास होंगे तो इसमें नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होगा। और कोलिजन स्टूडेंट ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी फ्लो करने की वो डिक्रीज करेगी, तो इलेक्ट्रिक करंट भी डिक्रीज होगा, मीन्स उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन जब हम इस वायर की किसकी क्रॉस सेक्शन एरिया को ऐसे बढ़ा दिए, वायर को मोटा कर दिए, तो इसमें कोलिजन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। और कोलिजन डिक्रीज कर देगा स्टूडेंट्स, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट और तेजी से फ्लो करेगी, मींस इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को मिल गई हैं। नंबर पहला, लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेंथ घटाओगे रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है, उसके बाद एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है, एरिया घटाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इस रिलेशन फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके एक फाइनल रिजल्ट यहाँ पर फाइंड करेंगे। देखो कैसे, यहाँ स्टूडेंट्स हम बोलेंगे फ्रॉम रिलेशन, ध्यान देना स्टूडेंट्स, बोलेंगे फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ध्यान समझना, दोनों रिलेशन को हम यहाँ पर कंबाइन करा देते हैं। देखो स्टूडेंट्स क्या मिलेगा आपको, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A हम लिख सकते हैं, दोनों को कंबाइन करेंगे। देखो R L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, अभी भी है, इसके इन्वर्सली था, अभी भी है, दोनों को एक साथ कंबाइन करा दिया गया। अब मैंने आपको सिखाया है कि जब कभी भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स, कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइए तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। देखो ये जो सिंबल मैंने यहाँ पे बनाया है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं रो, क्या बोलेंगे, RHO, रो इसको बोला जाता है। और यह एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एंड दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो कांस्टेंट इज नोन एज रेसिस्टिविटी।
क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स, रेजिस्टिविटी इसको बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप लोगों को यहाँ पर मिला है, R इक्वल टू रो एल अपान ए। मीन्स अगर हमें किसी वायर की लेंथ पता हो, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पता हो और इस रो की वैल्यू पता हो, रो को क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, अगर हमें पता है तो उस वायर में कितना रेजिस्टेंस होगा ये हम लोग बहुत ही आसानी से वहां पर फाइंड कर सकते हैं। अब बात ये उठती है कि हमने यहाँ पर एक नया टर्म सीखा जिसका नाम है रेजिस्टिविटी, जिसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। सर ये क्या है और ये किस बात पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, तो किसी भी वायर की जो रेजिस्टिविटी है ना वो उसके मटेरियल पे डिपेंड करती है। मींस वो कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है या किस चीज़ का वायर है, इस बात पे वो डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप लोगों ने फाइंड किया है। ये जो आप लोगों ने जो है फार्मूला फाइंड किया स्टूडेंट्स, ये फार्मूला यूज करके डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स भी हम लोग वहां पर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन हमें रो की वैल्यू हमेशा गिवन रहती है। तो अभी स्टूडेंट्स आप क्या करिए, वीडियो को पास करिए और इतने कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए। देन मैं आप लोगों को रजिस्टिविटी की डेफिनेशन बता देता हूं और किस तरीके से रजिस्टिविटी फाइंड की जाती है वो हम आपको बता देते हैं। देन हम लोग आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। हम बात करेंगे स्टूडेंट्स रजिस्टिविटी के बारे में। जैसा भी हम लोगों ने डेरिवेशन किया, क्या किया, R इज इक्वल टू रो एल अपान, एक फार्मूला हम लोगों ने जो डेराइव किया उसमें R क्या होता है ये ऑलरेडी हमें पता था। L मीन्स लेंथ होती है, A मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ये हमें पता है। साथ ही साथ वहां पर हमने एक जो नया कांस्टेंट फाइंड किया जिसका नाम रो था, जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अब बारी हम उसको डिफाइन करेंगे, रेजिस्टिविटी क्या होती है और किस तरीके से उसको हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या बोलेंगे, ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स, हम बोलेंगे यहाँ पर वी नो दैट, ध्यान सुनना, वी नो दैट हम क्या जानते हैं स्टूडेंट्स कि R जो होता है वो इक्वल होता है रो L अपान ए के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यही रो जो है इसी को तो आप रजिस्टिविटी बोलते हो। तो हमें करना क्या स्टूडेंट्स, इस रो की वैल्यू को फाइंड करना, ध्यान समझना। तो स्टूडेंट्स जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए ऊपर आएगा, देखो ए ऊपर आएगा ना, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर, ध्यान समझिएगा, ए इंटू का R अपान में L इज इक्वल टू रो। ठीक है, R करके आप लिख सकते हो रो इज इक्वल टू AR अपान में L। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल है ना, सिंपल है। अब आप समझिए स्टूडेंट ध्यान से, अगर हम यहाँ पे क्या करें, ध्यान सुनो, कहेंगे इफ ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या कर लिया, ए मीन्स एरिया होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने लेट कर लिया कि जिस वायर की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। एंड एल इज इक्वल टू 1 मीटर, मीन्स उस वायर की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। मीन्स यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो एक ऐसे वायर के, एक ऐसे मटेरियल के वायर की बात कर रहे हैं जिसकी 1 मीटर लेंथ ली गई है और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। तो देखो हमें क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स, देन हम यहां पर फाइंड करेंगे कि रो इज इक्वल टू ए मीन्स 1 हो गया इंटू R हो गया। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको मिल जाएगा रो इज इक्वल टू R। ठीक है, इसका मतलब हमारा ये जो रो है मीन्स रजिस्टिविटी जो है वो रजिस्टेंस के इक्वल हो गया। इसका मतलब रजिस्टिविटी भी एक तरह का रजिस्टेंस है, लेकिन वह रजिस्टेंस कब उत्पन्न होता है, कब वहां पर फाइंड होता है, जब उस वायर की लेंथ 1 मीटर हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टूडेंट्स कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर। इसलिए सिंपल सा बोला जाता है कि रो मीन्स रजिस्टिविटी is a resistance offered by a material of length 1 meter and area of cross section is 1 meter square। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होती है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। मैं फाइनली आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, ध्यान समझिए स्टूडेंट्स। जैसे हमें कोई भी कंडक्टर की या किसी भी वायर की रजिस्टिविटी फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करें। सपोज करिए हमें कॉपर के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, एक कॉपर का जो टुकड़ा लेना है वो कितना होना चाहिए, उसकी लेंथ जो होगी स्टूडेंट्स वो कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए और ये जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तब इसमें जो रजिस्टेंस हमें मिलेगा वह रजिस्टेंस जो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, रजिस्टिविटी बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हर एक मटेरियल की रजिस्टिविटी अलग अलग होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप कहोगे सर इसका मतलब यह है कि अगर हम देखो सिंपल सी बात है, जब आपको बता दिया गया कि रजिस्टिविटी भी एक रेजिस्टेंस है तो अभी आप लोगों ने सीखा कि जो रेजिस्टेंस है वायर की लेंथ पर डिपेंड करता है। तो कई सारे लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी वायर की लेंथ को 2 मीटर कर देंगे तो सिंपल सी बात है कि उसकी रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। नहीं स्टूडेंट्स, रजिस्टिविटी तभी डिफाइन है जब उस वायर की लेंथ 1 मीटर होगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपली डेफिनेशन आप लोग इसकी लिख सकते हैं क्या स्टूडेंट्स, रजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल, रजिस्टिविटी of any material is
a resistance offered by its 1 meter length and 1 meter square area cross section। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। ये हो गया हमारा रो क्या होता है स्टूडेंट? रेजिस्टिविटी। और वो एक प्रकार का रेजिस्टेंस है जो कब उत्पन्न होता है, कब फाइंड होता है? जब हम उस वायर की 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट क्या? यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है हम लोग डिस्कस यहां से कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन देखो, अगेन हम कैसे यहां पे डिस्कस करेंगे इसकी यूनिट के बारे में। हम बोलेंगे अगेन वी नो दैट देखो तो क्या जानते हैं? हम जानते हैं R इक्वल टू रो L अपान ए होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमें रो की यूनिट निकालनी है तो रो फाइंड करो, आपको क्या मिलेगा? R इंटू ए अपान में L इज इक्वल टू रो मिल जाएगा। देयरफॉर रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपान में कितना स्टूडेंट्स? L हो गया। ठीक है, कैसे फाइंड करते हो आप लोग? यहाँ पे लिखते हो यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स? यूनिट ऑफ R इंटू में क्या? यूनिट ऑफ किसकी? यूनिट ऑफ ए मीन्स एरिया अपान में क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? यूनिट ऑफ एल मीन्स लेंथ हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई करिएगा तो सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर आप लिखोगे यूनिट आर मीन्स रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आपको पता है? ओम होता है स्टूडेंट्स। और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, अपान में यूनिट ऑफ लेंथ की यूनिट क्या होगी स्टूडेंट्स? मीटर होगी। देखो एक मीटर से ये मीटर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आपको यहां से क्या मिला स्टूडेंट्स? यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू आपको मिलेगा ओम मीटर। ठीक है, तो फाइनली आप लोग ध्यान रखिएगा कि एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इज ओम मीटर। रजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स? ओम मीटर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने रजिस्टेंस से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ओम्स लॉ के बारे में भी मैंने आप लोगों को वहाँ पर समझा दिया, आप लोगों ने उसको समझ लिया होगा। अभी स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को देने वाला हूँ कुछ क्वेश्चन टास्क के फॉर्म में, तो अभी आप क्या करिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पास करके इन कॉन्सेप्ट को नोट करिए, फिर आज के टास्क में दिए जाने वाले 5 ऑप्शनल क्वेश्चंस को आप लीजिए और उनका आंसर कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे जरूर बताइए। स्टूडेंट्स, आज के टास्क में फिर से मैं आप लोगों को 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देने वाला हूं। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग जरूर करें और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को आप अपनी नोट्स में नोट करते चलें। ठीक है, जिससे आप लोगों को आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं आप लोगों से और शेयर करना चाहूँगा कि मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों के चैप्टर फर्स्ट जो केमिस्ट्री में हमने प्रिपेयर कराया है उसका एक टेस्ट हो जाए फुल एकदम बढ़िया से, जिस तरीके से आपके एग्जाम का पैटर्न होता है उसी पैटर्न पे आप लोगों का एक टेस्ट लिया जाए और देखा जाए कितनी अच्छी प्रिपरेशन आप लोगों की हो गई है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताइएगा कि ये प्लान आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जल्दी से जल्दी इसी वीक के अंदर बढ़िया से प्रिपेयर कर सकते हैं तो मैं उसके लिए आप लोगों के लिए एक पेपर अच्छे से प्लान कर दूँ, उसमें ऑप्शनल, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर जो भी क्वेश्चन आते हैं उस तरह के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ और आप लोग उसका सोल्यूशन करके मुझे सेंड करें। जी स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं आज के टास्क की। यहाँ पर 5 क्वेश्चन हमने लिख रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है ओम्स लॉ इज वैलिड इफ टेम्परेचर। ओम्स लॉ कब वैलिड है? जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा धीरे धीरे, स्लोली, डिक्रीजेस स्लोली, रिमेन्स कांस्टेंट, इंक्रीजेज और डिक्रीज, इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। ठीक है, सेकंड है द यूनिट ऑफ करंट इज, करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, वोल्ट, वाट, ओम क्या होती है? फिर द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिस पे है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी के बेसिस पे है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप क्वेश्चन को देखते ही कर सकते हैं। लेकिन हम ये क्वेश्चन आप लोगों को क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है कभी न कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग खूब अच्छे से समझ के साथ ही साथ आप लोगों को इसको आपकी नोट्स में जरूर नोट करना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।